Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and I have started a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months. But this is not a crash course. हम डिटेल में ही सारे क्वेश्चंस को सीखेंगे, पढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसमें। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये अपना 4th लेक्चर है इस सीरीज का और ये चैप्टर है अपना रियल नंबर। तो अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, एक नंबर है उसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इसको हम प्रूव करते हैं उससे पहले हम 1 मिनट में ये जान लेते हैं कि इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। ऐसे नंबर्स, जैसा कि हम पहले रेशनल नंबर हम लोग पढ़े हैं कि ऐसे नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, वैसे नंबर्स को रेशनल नंबर कहते हैं। तो फिर इरेशनल नंबर्स क्या है, तो वैसे नंबर्स जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग जानते हैं एज एग्जांपल आप जानते हैं कि रूट 2 इरेशनल नंबर है, रूट 5 इरेशनल नंबर, रूट 7 इरेशनल नंबर है, चाहे पाई का वैल्यू इरेशनल है। तो इसका मतलब क्या है, कौन से नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं। तो नंबर्स 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग पहला होता है, और दूसरा होता है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। इस बात को समझो। नंबर्स के जो टाइप होते हैं वो होते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। कोई भी नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। दूसरा एक पॉइंट होता है कि या तो रिपीटिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझेंगे कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या है और रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, एंड होना किसी चीज़ का। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि 5.53 है, तो 5.53 एग्जैक्ट वैल्यू है 3 के बाद, इस 3 के बाद कोई नंबर नहीं है, इसके बाद सिर्फ 0 है। तो ये है टर्मिनेटिंग, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया यह नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या हो गया, जैसे कि हम ले लेते हैं 20/6, 20/6 जो है इसका वैल्यू क्या होता है 3.3333 इन्फिनाइट तक जाता है। तो ये क्या हुआ, ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये खत्म नहीं हो रहा ये नंबर। इसको हम कितना भी सोल्व करें तो इसका वैल्यू 333 आता जाएगा। तो ये नंबर हुआ नॉन टर्मिनेटिंग ये नंबर। लेकिन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों जो है रेशनल नंबर है। ये भी अगर जो टर्मिनेटिंग है तब भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू हम a बाई बी के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। और 20/6 ये जानते हैं आप लोग कि ये रेशनल नंबर है और ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अब हम देखेंगे रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होता है। तो ऐसे नंबर्स जो रिपीट करें, जैसे कि अगर कोई नंबर है 5.67, ठीक है, और 6.7 इस तरह रिपीट कर रहा है, या तो यही नंबर ले लो 3.333, तो ये क्या है, रिपीटिंग है। इसका जो डेसिमल के बाद का वैल्यू है रिपीट कर रहा है, चाहे वो एक ही अंक रिपीट करे या तो मोर देन 1 डिजिट्स रिपीट करे। जैसे इसमें 2 डिजिट रिपीट कर रहा है। सपोज एक थर्ड नंबर हो सकता है 7.865865, मतलब कोई एक रेशनल नंबर है, उसको जब हम सोल्व कर रहे हैं तो इस तरह से वैल्यू आता जा रहा है, तो मतलब क्या वो नंबर रिपीटिंग है। फिर एक नंबर होगा क्या, नॉन रिपीटिंग, जिसका क्या है, इसका सबका वैल्यू हमेशा चेंज होता जाएगा, मतलब इसका वैल्यू भी कभी रिपीट नहीं करेगा। जैसे होता है पाई का वैल्यू, तो पाई का वैल्यू 22/7 हम इसका सोल्व करते हैं तो 3.14 तो हम लोग पढ़ते हैं कि 3.14 अप्रोक्स वैल्यू है। उसके बाद का वैल्यू जब हम देखते हैं तो इसका वैल्यू नॉन रिपीटिंग कंटिन्यूअस निकलता जाता है। पाई के वैल्यू पे एक बुक है जिसमें करोड़्स ऑफ डिजिट तक इसके वैल्यू निकाले हुए हैं। तो ऐसे नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर, मतलब ऐसे नंबर होते हैं नॉन रिपीटिंग हो गया और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया, ठीक है, ये खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर्स, इस तरह के चारों टाइप के नंबर्स के एग्जांपल आप लोगों ने देख लिया। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, जो खत्म भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं कर रहा अपने वैल्यू को, वैसे नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर्स। ये नंबर्स होते हैं इरेशनल, मतलब क्या है, ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, खत्म भी नहीं हो रहा उसका वैल्यू, आगे वैल्यू आता जा रहा है और वैल्यू रिपीट भी नहीं कर रहा, वैल्यू उसका न्यू वैल्यू हमेशा कैलकुलेशन पे आगे आते जाएगा। तो वैसे वैल्यू नंबर्स को कहते हैं इरेशनल नंबर्स। तो अभी हम जान गए कि इरेशनल नंबर क्या है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है।
ये एडिशनल था, ये इन्फॉर्मेशन जो था एडिशनल था कि किसी के ध्यान में ना हो या किसी के ध्यान से हट जाता है कभी कभी, इसके लिए था बस ये। अब हम यहाँ क्या क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करना है या किसी चीज़ में हमें किसी चीज़ को प्रूव करना है कि ये चीज़ ये है, तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होता है प्रूव करने का, दो तरीका है, ठीक है, दो मेथड है। एक तो हमें जो प्रूव करना है अगर हमें उसका प्रॉपर्टी पता है तो उसी के प्रॉपर्टी को हम उसमें शो कर देंगे और हम कह देंगे कि ये चीज़ है। सपोज एक कोई है, कोई एक मान लो कि कोई एक क्रिएचर है, अब उसके बारे में बोलना हो कि ये इंसान है, ये प्रूव करो, तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो हम इंसान के सारे प्रॉपर्टी चेक करें कि इंसान के भाई ये प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी इसमें है कि नहीं, ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, ठीक है, तो इस तरह से वो इंसान प्रूव हो जाएगा। अदरवाइज दूसरा मेथड ये होगा कि दुनिया के इंसान छोड़ के बाकी जानवर का जो प्रॉपर्टी है वो हम चेक करते हैं कि कहीं ये प्रॉपर्टी इसमें तो नहीं है। अगर वो सारा प्रॉपर्टी उसमें नहीं है तब वो कह देंगे कि भाई किसी और कोई और चीज़ नहीं है, मीन्स इंसान है। तो ये कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करते हैं कि इरेशनल प्रूव करने के लिए या तो हमारे पास इरेशनल का सारा प्रॉपर्टी पता होना चाहिए था, उसके बाद हम शो करते हैं कि ये प्रॉपर्टी रूट 5 में नहीं है, रूट 5 में है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। अदरवाइज क्या करेंगे, हम ऐसा इसको मानेंगे कि ये रेशनल नंबर है, उसके बाद देखेंगे क्या रेशनल नंबर के प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है। अगर वो नहीं फॉलो करेगा रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को, तब वो इससे ये प्रूव होगा कि ये रेशनल नंबर नहीं है, तब हम कह लेंगे कि इरेशनल है, क्योंकि नंबर या तो रेशनल होगा तो ये या तो इरेशनल होगा। अगर ये प्रूव हो जाता है कि रेशनल नहीं है तब ये इरेशनल ही होगा। तो ये चीज़ इस अप्रोच को लेके हम इसमें चलेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम मान लेंगे कि ये रेशनल नंबर है, तो हम एक एजम्पशन कर ले रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक एजम्पशन है, ये जो हम स्टार्टिंग में ले रहे हैं, लेट रूट 5 इज रेशनल। बस एक हम एजम्पशन ले रहे हैं अपनी तरफ से कि ये इसको हम मान ले रहे हैं कि रेशनल है। अब इसके बाद जो भी होगा वो सोल्व होगा, वो कैलकुलेशन होगा और लॉजिक होगा। ऐसे क्वेश्चंस में लॉजिक पे और थ्योरी पे ज़्यादा क्वेश्चंस प्रूव होते हैं, कैलकुलेशन कम होता है। तो क्या है, हमने सिर्फ एजम्पशन सिर्फ एक माना है कि ये इसको हम रेशनल मान रहे हैं, उसके बाद हर चीज़ हम सोल्व कर रहे हैं और लॉजिक लेके चल रहे हैं। लास्ट में हम देखेंगे कि उस लॉजिक से ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को शो करता है या नहीं। तो अगर जो ये रेशनल नंबर है रूट 5, लेट रूट 5 इज रेशनल, सो अगर रेशनल है तो क्या होना चाहिए, रूट 5 जो है इक्वल टू होना चाहिए कोई नंबर, मान लो c/d या a/b, मान लो कुछ भी मान लो कि रूट 5 c/d के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि एक रेशनल नंबर को हम a/b के फॉर्म में लिखते हैं या p/q के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको चलो a/b ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इससे कुछ भी मान लो कि ये रूट 5 इक्वल टू a/b होगा। कंडीशन क्या होगा कि b 0 नहीं होगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होगा, a और b दोनों इंटीजर होगा, a b बोथ आर इंटीजर्स। सेंटेंस आप पूरा लिखना, हम यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पे। तो अब क्या है कि रूट 5 अगर जो a/b होगा और a और b दोनों इंटीजर होगा, तब रूट 5 को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, या ऐसे कह ले अगर रूट 5 रेशनल नंबर है तो ये a/b के फॉर्मेट को हम लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ की दोनों a और b दोनों इंटीजर होगा। अब क्या है, a और b के फॉर्म में तो हम लिख लिए, लेकिन हमें नहीं पता कि a और b में कोई कॉमन फैक्टर है कि नहीं, या फिर कह लो a और b के फॉर्म में जो हम लिखे हैं ये एग्जैक्ट रेशियो है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह लें कि ये 20/6 है एक नंबर, तो ये नंबर जो है एग्जैक्ट रेशियो नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों में एक कॉमन फैक्टर क्या है, 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10, इसको लिख सकते हैं 2 × 3, मतलब 20 और 6 दोनों में एक कॉमन फैक्टर है 2। अगर 2 से दोनों ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर को जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट रेशियो आता है 10:3। तो a और b को जब हम जब एक नंबर लिए हैं कि a और b के फॉर्म में ये होगा, तो उसमें कॉमन फैक्टर हो सकता है, तो हम मान लेते हैं कि इसका जो भी कॉमन फैक्टर है उससे हम a और b दोनों को डिवाइड कर देते हैं। लेट x इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, a और b दोनों में जो x कॉमन फैक्टर है, देन अगर हम दोनों को डिवाइड कर दे, आफ्टर डिवाइडिंग a एंड b बाई कॉमन फैक्टर, जो भी कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर से अगर हम डिवाइड कर देंगे तब क्या हो जाएगा, रूट 5 इक्वल टू एक नया नंबर बन जाएगा
जैसे कि जब 20 और 20/6 में इसके कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो एक नया नंबर बना ये एक एग्जैक्ट रेशियो है। और क्या होगा, दोनों ऐसे केस में एग्जैक्ट रेशियो बनेगा, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसी तरह से √5 इक्वल टू हम मान लेते हैं कि जब ऐसा करने के बाद हमारे पास नंबर आ गया p/q, जब हमने कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया a और b को, तब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गया p/q का। और जिस जहाँ क्या हो जाएगा कि p एंड q हैव नॉट कॉमन फैक्टर, इन दोनों के बीच में अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर से हमने इसमें डिवाइड किया था, तब हमारे पास ये नंबर आया। अब हमारे पास ये एग्जैक्ट नंबर आ गया, मतलब कि इन दोनों p और q में अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि इन दोनों में अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वैसे ही इसमें भी अब नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो √5 × q इक्वल टू क्या हो जाएगा p, स्क्वायर कर दो बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5q, इधर हो जाएगा p²। दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5q इक्वल टू p²। अब हम इस नंबर में क्या देखेंगे, ये हमारा एक इक्वेशन बनेगा, इसको हम फिर बाद में भी यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारा एक इक्वेशन बना, ठीक है, और इसको हम फर्स्ट पॉइंट मान रहे हैं, जो एजम्पशन वाला है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। अब क्या है, ये 5q इक्वल टू p², है। इससे हम क्या देख रहे हैं कि 5q जो है हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि कोई भी एक नंबर है 5 × 10 दैट इज 50, तो 5 अगर जो इसमें है किसी भी नंबर में तो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 5 × 10 5 से डिविजिबल है, वैल्यू क्या आ जाएगा 10, तो ये 5q है, तो 5q 5 से डिविजिबल होगा। अब अगर जो लेफ्ट साइड 5 से डिविजिबल है तो राइट साइड भी डिविजिबल होगा 5 से, क्यों, क्योंकि ये दोनों नंबर इक्वल है। तो ये लॉजिक यहाँ पे हम यूज करेंगे। नाउ 5q इज डिविजिबल बाई 5। अब 5q अगर जो 5 से डिविजिबल है, सो p² भी डिविजिबल होगा, p² विल भी, ये भी डिविजिबल होगा 5 से, क्योंकि दोनों इक्वल है। अगर ये डिविजिबल है तो राइट साइड भी डिविजिबल होगा। अब क्या है, अगर जो p² डिविजिबल है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम, ये जो मैथमेटिक्स है उसमें हम जानते हैं कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर p² किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो p भी डिविजिबल होगा। कैसे, ये हम कैसे मान लें कि p² अगर डिविजिबल है किसी नंबर से तो p भी डिविजिबल होगा। वो ऐसे मान लेंगे, वो हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे। सपोज एक नंबर है 25 किससे डिविजिबल है 5 से, तो 25 अगर 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर जो 5 या 5 का स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो सिर्फ एक 5 जो होगा वो भी तो 5 से डिविजिबल होगा। किसी भी नंबर के लिए इसे हम देख सकते हैं। तो अब क्या है, अगर p² 5 से डिविजिबल है, सो p विल बी डिविजिबल बाई 5। अगर p² डिविजिबल है इस वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो p भी डिविजिबल होगा। इसका लॉजिक क्या होगा, इसका लॉजिक हम लिख देंगे जो फंडामेंटल थ्योरम है उससे हम ये कह सकते हैं कि अगर p² डिविजिबल है तो p भी डिविजिबल होगा 5 से। मतलब क्या हो गया कि अगर जो p 5 से डिविजिबल है, इसका क्या मतलब हुआ कि p के अंदर 5 एक फैक्टर है, तभी तो ये डिविजिबल है। जैसे कि अगर जो हम सिर्फ 10 की बात करें, तो अगर हम कहते हैं कि 10 2 से डिविजिबल है, मतलब क्या है 10 में 2 × सम नंबर है, तब तो ये 2 से डिविजिबल है। मतलब 10 का एक फैक्टर 2 है, तभी ये 2 से डिविजिबल है। तो p अगर जो 5 से डिविजिबल है, मतलब कि p में 5 एक फैक्टर है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ p। ये हमारा एक कंक्लूजन निकला इससे कि 5 जो है p का एक फैक्टर है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास p और q दो नंबर है जिसको हमने एक यूनिक फॉर्म में माना था क्या, जो रिजल्ट के रूप में आया था, लेकिन वहाँ अब हमें क्या पता चल रहा है कि p में एक फैक्टर 5 है। अब अगर जो 5 जो है p का एक फैक्टर है तो हम p को लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं,
अब ध्यान से समझना, अगर जो 5p का फैक्टर है, सो वी कैन से p इक्वल टू 5 इंटू समथिंग होगा, 5 इंटू मान लेते हैं x होगा। क्यों? क्योंकि p जो है 5 जो है p का एक फैक्टर है, तो p को 5 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां से हम क्या कह सकते हैं कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं, तो ये क्या हो गया, p इक्वल टू 5x हो गया। अब इस वैल्यू को p इक्वल टू 5x, क्यों? क्योंकि x कोई भी एक नंबर होगा जिसमें 5 से मल्टीप्लाई करके p आया होगा, तभी तो 5 को हम फैक्टर कर सकते हैं। अब ये जो नंबर है इसको हम पुट करेंगे इसमें, ठीक है, इस वाले में, इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन 4। अब इस वैल्यू को पुट 4 इंटू इक्वेशन 4 इंटू इक्वेशन 2, इसमें 2 में पुट करो तो क्या होता है, ये क्या था 5q, तो लिख सकते हैं 5q इक्वल टू p का वैल्यू हमारे पास क्या आया 5x, और यहाँ पे क्या है p स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 5q इक्वल टू p स्क्वायर है, तो 5q इक्वल टू p स्क्वायर की जगह पे 5x का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। हो गया ये 5q इक्वल टू क्या हो गया 25x स्क्वायर, मीन्स q इक्वल टू क्या हो गया 5x स्क्वायर। अब क्या है यहाँ पे देखो, अगर जो इसका राइट साइड 5x स्क्वायर है, ये तो 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसमें 5 है, अगर ये 5 से डिविजिबल होगा तो लेफ्ट साइड पे डिविजिबल होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो हम फिर से लिख सकते हैं, नाउ सिंस इसका जो इस इक्वेशन 5x स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो q विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 5। अगर जो इसका राइट साइड 5 से डिविजिबल है तो q भी 5 से डिविजिबल होगा। अब अगर जो q 5 से डिविजिबल हो गया, इसका क्या मतलब है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, सो वी कैन से 5 इज अ फैक्टर ऑफ q। अगर जो q 5 से डिविजिबल है, मतलब क्या है कि 5 जो है q का एक फैक्टर है, तो सो वी सी, हम क्या देख रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे p एंड q बोथ हैव 5 एज ए कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब क्या है, यहाँ से हमें क्या, हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया कि p और q दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, जबकि हमारे पास यहाँ रिजल्ट क्या था कि p और q एक ऐसा नंबर है जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस स्टेटमेंट को। ठीक है, सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है यहाँ पे। अब कॉन्ट्राडिक्शन किसके वजह से हो सकता है, हमने तो सब कुछ सोल्व सही से किया था, तो इस ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है एकमात्र वजह हो सकता है, बस यही जो हमने एज्यूम किया था। बाकी ये सिर्फ एक एजम्पशन था, बाकी सारा क्या था, सॉल्यूशन था और लॉजिक था। तो सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ओनली बिकॉज ऑफ द एजम्पशन। सो दिस only because of assumption। अब एजम्पशन के वजह से अगर कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब कि ये एजम्पशन गलत है। सो दिस नंबर इज नॉट रेशनल, सो दिस नंबर इज इरेशनल। तो यहां हम लिख सकते हैं कि सो वी कैन से √5 इज नॉट रेशनल और √5 इज इरेशनल नंबर। इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना हो। अगर जो कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत रहा है कन्फ्यूजन, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसको और एक्सप्लेन करके बता दूंगा। अदरवाइज ये हो गया क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन अपना। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है अपना सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें प्रूव करना है कि 3 + √5 एक इरेशनल नंबर है। तो इस क्वेश्चन में जब ये पूछ रहा है 3 + √5 एक इरेशनल नंबर है, तो
एक्चुअली वो ये जानना चाह रहा है या आपको शो करने के लिए बोल रहा है कि एक रेशनल नंबर है √5, उसमें अगर हम कोई नंबर ऐड कर देते हैं तो नंबर ऐड करने के बाद भी वो इरेशनल नंबर रहता है, ये वो देखना चाह रहा है। वो ये नहीं जानना चाह रहा कि √5 को फिर से प्रूव करो कि एक इरेशनल नंबर है। √5 को हम मान के चलेंगे कि हाँ इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर उसमें हम एक रेशनल नंबर ऐड करते हैं एक इरेशनल नंबर में, तब रिजल्ट एक इरेशनल रहता है, ये इसमें शो करना है। तो इसमें भी हम वही अप्रोच लेंगे कि इसको हम मान के चलेंगे कि ये रेशनल नंबर है। लेट 3 प्लस √5 इज अ रेशनल नंबर। अब अगर रेशनल प्रूफ मान के चल रहे हैं तो रेशनल का सारा प्रॉपर्टीज को फॉलो करना चाहिए। अब क्या है, अगर ये एक रेशनल नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस √5 को a/b के फॉर्म में, वेयर दोनों इंटीजर होगा और b 0 नहीं होगा, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ये इसका कंडीशन हो गया। अब क्या करेंगे, हम √5 को यहीं पर रहने देंगे, इस 3 को यहाँ से हम हटा लेते हैं। तो √5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, a/b माइनस 3। इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस 3b डिवाइडेड बाई b। अब ये बस इतना सोल्व करना है, उसके बाद फिर से लॉजिक पे आते हैं हम। यहाँ पे देखो क्या है, a माइनस 3b बाई b क्या है, ये राइट साइड में, ये राइट साइड में एक रेशनल नंबर है। क्यों, ये कन्फर्म एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि a और b दोनों इंटीजर है। तो दो इंटीजर अगर a और b है, उसको हम किसी भी तरह से इसको लिखें तो ये रेशनल नंबर ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि b का वैल्यू 0 नहीं है और a और b दोनों रेशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, a का वैल्यू हम ले लेते हैं 8, b का वैल्यू ले लो 2, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो गया 8 माइनस 6 2/2 इक्वल टू 1। तो a और b के किसी भी वैल्यू के लिए a माइनस 3b बाई b जो है एक रेशनल नंबर है। तो अगर जो राइट साइड में रेशनल नंबर है तो लेफ्ट साइड भी रेशनल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों वैल्यू बराबर है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में तो इरेशनल नंबर है, तो एक रेशनल नंबर एक इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो फिर से यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इस कॉन्ट्राडिक्शन का वजह क्या हो सकता है, सिर्फ एक जो हमारा एजम्पशन है, अदरवाइज बाकी तो कैलकुलेशन और लॉजिक एग्जैक्ट लॉजिक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर स्टेटमेंट लिखेंगे, नाउ a माइनस 3b बाई b इज अ रेशनल नंबर बिकॉज a and b are integers and b is not equal to 0। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। फिर से क्या लिखेंगे, नाउ सिंस RHS इज रेशनल सो LHS should also be अगर जो LHS रेशनल है तो RHS रेशनल है तो LHS भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन क्या है, एक फैक्ट ये है कि √5 रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ये क्या है, एक फैक्ट है ये, और प्रूवन भी है, पहले हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो क्या है कि अब क्या है, यहाँ से क्या हो गया, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि LHS होना चाहिए रेशनल, जबकि क्या है, एक फैक्ट है जो हम जानते हैं कि LHS इरेशनल है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी। और ये कॉन्ट्राडिक्शन किसके वजह से हो सकता है, एकमात्र एजम्पशन की वजह से। दिस contradiction might be only because wrong assumption।
अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग है तभी ऐसा हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्शन आ सकता है। सो वी कैन से 3 + √5 इज इरेशनल नंबर, या सो वी कैन से 3 + √5 इज नॉट रेशनल, दैट इज 3 + 5 इज इरेशनल। तो इस तरह से अपना ये सेकंड क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के बीच में रिकमेंड और लिंक को शेयर जरूर करना। तो ये है अपना थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है, प्रूव करना है कि ये तीनों इरेशनल नंबर है। इसमें 3 नंबर है, 1/√2, 7√5, 6 + √2। इस टाइप के तीनों तरह के, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे कि 7√5, इससे जस्ट पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो इसी तरह का था कि एक इरेशनल नंबर में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या वो इरेशनल रहता है, ये प्रूव करना था। इसमें भी ये प्रूव नहीं करना कि √5 इरेशनल है, इसमें भी ये प्रूव करना है कि अगर किसी इरेशनल नंबर में कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इरेशनल रह जाएगा, ये प्रूव करना है। इसमें क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर किसी इरेशनल नंबर में कुछ नंबर ऐड कर दें तो वो इरेशनल ही रहता है। और इसमें क्या है, अगर जो किसी नंबर में हम इरेशनल नंबर से डिवाइड कर दें किसी रेशनल नंबर में, तब भी रिजल्ट इरेशनल ही रहता है, ये इसमें प्रूव करना है। इसमें ये प्रूव नहीं करना कि √2 इरेशनल है, √5 इरेशनल है, √2 इरेशनल है, ये नहीं प्रूव करना। हमें एक कम्बिनेशन, मतलब कि एक ऑपरेशन के बाद ये दिखाना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो हम सबसे पहले यही कर लेंगे जैसे पहले करते आ रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। लेट 1/√2 इज रेशनल, तो क्या हो जाएगा, 1/√2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, a/b, जहाँ की b, a और b दोनों इंटीजर होगा, b 0 नहीं होगा। अब क्या है, हमें पता है सिंस कि √2 इरेशनल होता है, लेकिन क्या है 1/√2, तो इसको हम √2 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब न्यूमरेटर में ले जाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, बस हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। अगर हम b को इसका या तो रेसिप्रोकल कर दो, या फिर इसको अरेंज करने के लिए इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर और a को नीचे, तो हम क्या लिख पाएंगे कि b/a इक्वल टू √2 हो गया। अगर हम b को यहाँ लेके चले जाएं, a को नीचे लेके आ जाएं और √2 को ऊपर लेके चले जाएं राइट साइड। ऐसा आपको पता होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है साइड चेंज होने पे। इस तरह से b/a इक्वल टू हो जाएगा हमारा √2। अब हम क्या जानते हैं, वी नो, नहीं यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि सिंस b और a दोनों रेशनल नंबर है, दोनों इंटीजर है, तो b/a रेशनल नंबर होगा। सिंस a एंड b बोथ आर इंटीजर्स, सो b/a इज अ रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर होगा। अब अगर जो लेफ्ट साइड रेशनल होगा तो राइट साइड भी रेशनल होना चाहिए। नाउ सिंस LHS इज, सेम स्टेटमेंट जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, LHS इज रेशनल, सो RHS शुड बी रेशनल, RHS भी होना चाहिए रेशनल। बट फ्रॉम द फैक्ट वी नो दैट √2 इज इरेशनल, हम जानते हैं कि √2 जो है इरेशनल नंबर है। बट वी नो दैट RHS दैट इज √2 इज इरेशनल। ठीक है, सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। किसका किसका कॉन्ट्राडिक्शन है, एक तो हमारा जो रिजल्ट आया उसका और एक जो फैक्ट है उसका। ठीक है, सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन ओनली बिकॉज एजम्पशन, रॉन्ग एजम्पशन। सो 1/√2 इज इरेशनल। इस तरह से ये भी प्रूव हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7/√5 में। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चंस में। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 7√5।
सेम प्रोसेस जो हम बार बार सब में यही कर रहे हैं, लेट 7√5 इज रेशनल। इसका तो स्टेप याद हो गया होगा बार बार एक ही क्वेश्चन करते हुए। लेट 7√5 इज रेशनल, तो अगर ये रेशनल है तो क्या हो जाएगा, 7√5 को हम लिख सकते हैं a बाई बी के फॉर्म में। कंडीशन क्या होगा, b 0 नहीं होगा। अब क्या है, इसको हम यहाँ से 7 को सिर्फ हटा लेंगे। √5 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a बाई 7b, बस। क्यों, क्योंकि √5 के बारे में हमें पता है ये रेशनल है, जबकि राइट साइड हमें समझ में आ रहा है कि ये तो रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि a और b दोनों इंटीजर है और इसमें 7 से अगर मल्टीप्लाई भी कर दे तो ये रेशनल ही रहेगा। बस हो गया यहाँ। नाउ a बाई 7b इज रेशनल बिकॉज बोथ आर इंटीजर्स, बिकॉज a एंड b बोथ आर इंटीजर्स। सो क्या हो जाएगा, सो LHS शुड बी रेशनल। अगर RHS रेशनल है तो लेफ्ट साइड भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन क्या है, बट फैक्ट इज दैट √5 इज इरेशनल। ये फैक्ट है कि √5 इरेशनल है। सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। इसको आप अच्छे से लिख लेना। किसकी वजह से हो सकता है, ओनली बिकॉज रॉन्ग एजम्पशन। ठीक है, अगर रॉन्ग एजम्पशन की वजह से है तो क्या हो जाएगा, एजम्पशन अगर हमारा रॉन्ग है तो क्या है कि 7√5 जो हमने एज्यूम कर लिया था कि रेशनल है वो रेशनल नहीं है इसका मतलब। सो 7√5 इज इरेशनल। ठीक है, तो इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट में है 6 + √2। अगेन लेट 6 + √2 इज रेशनल। अगर रेशनल है तो क्या हो जाएगा, 6 + √2 इक्वल टू हो जाएगा a बाई बी, जहां a और b बोथ आर इंटीजर्स, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। और 0 नहीं लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और तो क्या हो जाएगा, इसके बाद हम क्या कर लेंगे, √2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a बाई बी -6 मीन्स क्या लिख सकते हैं, √2 इक्वल टू a - 6b डिवाइडेड बाई b, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगेन फिर से सेम केस इसमें हो जाएगा कि राइट साइड हमारा ये रेशनल होगा। क्यों रेशनल होगा, क्योंकि a और b दोनों इंटीजर है, इसमें किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर लें माइनस कर लें वो रेशनल नंबर ही रहेगा, a बाई बी के फॉर्म में है ये। तो राइट साइड रेशनल है तो लेफ्ट साइड भी होना चाहिए, जबकि लेफ्ट साइड से हम जानते हैं कि ये फैक्ट है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। अगेन ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग एजम्पशन। नाउ a बाई 6b डिवाइडेड बाई b इज रेशनल। रीजन क्या है, क्योंकि दोनों इंटीजर है और b का वैल्यू 0 नहीं है तो ये रेशनल ही होगा। सो LHS शुड बी रेशनल। बट fact is that √2 is irrational. So this is contradiction. तो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, किसके वजह से, ओनली बिकॉज रॉन्ग एजम्पशन। अगर एजम्पशन रॉन्ग है तो क्या हो जाएगा, सेम केस। सो 6 + √2 इज नॉट रेशनल, दैट इज इरेशनल।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो गए सारे। और ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए आप लोगों को स्टेटमेंट अच्छे से और क्लियरली लिखना है, और स्टेटमेंट को सही से अगर लिखेंगे, लॉजिक सही जगह पर सही लॉजिक देंगे तो स्टेटमेंट सारा करेक्ट होगा और ये सही से प्रूव हो जाएगा बस। ठीक है, तो ये चैप्टर इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग 5th लेक्चर में नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में रिकमेंड जरूर करें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, थैंक यू।